हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। आज हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड 10th क्लास भूगोल का संपूर्ण किताब का विश्लेषण। यहाँ पे अध्याय बाय अध्याय यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रत्येक जो चैप्टर आपके किताब में दिया गया है भूगोल के, वे सभी चैप्टर को विश्लेषण करते हुए समझाते हुए कौन से पॉइंट आपको नोट करने हैं, ये सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ये सभी वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास दिखाते रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का यह पार्ट 1 है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखने वाले पहले अध्याय में आज हम लोग देखेंगे संसाधन एवं उपयोग, जो भारत यहाँ जैसा कि आपको स्लाइड्स में भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पुस्तक हम लोग यहाँ इस तरह से स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खंड क में हम लोग देखने जा रहे हैं संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। जो इकाई 1 है संसाधन का महत्व, सबसे पहला पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कहा है आपको कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं, जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, भूमि, मृदा, जल एवं भौतिक पदार्थ। आप ये एग्जाम्पल में लिख लेंगे और यहाँ पे सब पॉइंट करके आप लिख लेंगे कि संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखिए तो यहाँ पे कहता है कि वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थों के गर्भ में पड़ा हुआ है, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि में मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अभी तक के जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखा, कुल पॉइंट्स को समझते हैं। तो यहाँ संसाधन के महत्व में बताया गया है कि संसाधन का क्या महत्व है। तो संसाधन का यह महत्व है कि संसाधन उपयोग जो भी वस्तुएं करते हैं वे सभी संसाधन होते हैं, और जो संसाधन होते हैं वे भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं मृदा ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, खनिज ले सकते हैं, सभी भौतिक पदार्थ में आते हैं। यहाँ तक कि दूसरी ओर देखें तो जैविक पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे, जिसमें वन्य जीव आ जाएंगे। अब दोनों में यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं, और यह भी बताया गया है कि जो भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे, जब तक कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा, जब तक कि आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में लेकर देखा जाए तो अभी से बहुत समय पहले कोयला रहा होगा, लेकिन जब अनादिकाल जब चल रहा था, जिस समय लोग मतलब वन्य जीव के रूप में रह रहे थे, या कह सकते हैं आदि मानव के रूप में रह रहे थे, उन समय भी ये कोयला था, लेकिन उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान का कमी था, तकनीक नहीं थी, जिसके कारण वे लोग इसको देख नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए, और यह धीरे धीरे वृद्धि होते गया जनसंख्या में, और ज्ञान भी वृद्धि होती गई, और कुछ समय के बाद ज्ञान इतना अर्जन कर लिया गया कि इसका उपयोग मानव अपने जीवन के निर्वाह में उपयोग के लिए करने लगा। तो ये रहा संसाधन का महत्व। तो आगे देखिए, कुछ वैज्ञानिक है या कुछ भूगोलविद कह सकते, कुछ भूगोलविद हैं जो जिनका कथन यहाँ पे जिमरमैन है, वे कहते हैं कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है
और उन्होंने बताया कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। यह कथन जिमरमैन की है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। यह कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बिहार बोर्ड के परीक्षा में। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा एक कार्यकलाप भी संसाधन कहलाते हैं। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। यह तो सच है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिनके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यह बीच में मानव है, यह मानव है और मानव के पास पहले तकनीक आता है और कुछ संस्थाएं बनाता है और उसके बाद यह पर्यावरण को भी सुरक्षित कर देता है। तो ये सुरक्षित या इस पर्यावरण में भी यह जो उपयोग करने लायक है पदार्थ को वह उपयोग में लाता है और अवांछनीय पदार्थ को भी छोड़ देता है। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जो संसाधन होते हैं वे किस तरह से होते हैं। यहाँ तक कि जो कवि अपना कविता लिखता है, चित्रकार चित्रकारी लिखता है, ये सभी उसके लिए संसाधन ही हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले संसाधन का प्रकार, संसाधन कितने प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर देखा जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय होते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। और विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित को संसाधन होते हैं। तो ये बारी बारी से हम चारों को देखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ चार्ट की मदद से कुछ पॉइंट को समझ लें। यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए संसाधन पहले दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। प्राकृतिक कहने का मतलब वे संसाधन जो मानव के द्वारा न बनाकर गॉड के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। और मानवीय संसाधन वे होते हैं जो मानव के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय होते हैं, एक अनवीकरणीय होते हैं। उसके बाद मानवीय की बात करें तो ये मानवीय भी दो तरह की होती है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर संसाधन होते हैं। अब यहाँ से नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय भी दो तरह के संसाधन हो जाते हैं, एक पुनः चक्रीय हो जाते हैं और जैसे धातु, और एक अचक्रीय हो जाते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन। यहाँ पे नवीकरणीय की बात करें तो सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल। उसके बाद जैव में आ जाए तो जैव में आ जाएगा प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। तो इतने सारे यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं संसाधनों के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो यहाँ से जैसा कि हमने ऊपर बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन की बात कर लें तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। ये पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में इसका रिवीजन कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अगर आप लोग शॉर्टकट में इसको नोट करना चाहें तो हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल पे पहले बने रहो, सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ सके। तो अब अगला हम लोग पॉइंट्स देखने वाले अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तु रहते हैं जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज, ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण है। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में कौन अजैव संसाधन के उदाहरण नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन भी बन जाते हैं। तो आप ऑप्शंस पे बात करें और साथ में एग्जाम्पल जो लिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, आप एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखें। अगला हम लोग देखने वाले उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं या यह दो प्रकार से बटे होते हैं। सबसे फर्स्ट की बात करें तो ये नवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, तो सौर ऊर्जा, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन। फिर से रिपीट कर देते हैं, आप इसको नोट भी कर लेंगे कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है या पुनः नवीकृत किया जाता है भौतिक, रासायनिक या किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। एग्जाम्पल के रूप में सौर ऊर्जा देख लें, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, वन एवं वन्यजीव प्राणी, तो ये सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नवीकरणीय संसाधन में। जिन्हें सतत प्रवाह, जिन्हें देखिए यहाँ पे लिखा है, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये पॉइंट्स को अपना नोट करें, जो यहाँ तक के मैंने पॉइंट्स बताया एग्जाम्पल के तौर पे, वहाँ तक क्या पॉइंट्स को नोट कर लें। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से आप नोट्स कर लेंगे कि वैसे संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और इसका जो उपयोग पुनः चक्रीय नहीं होता एक बार उपयोग कर लेने पर, तो इस तरह के संसाधन को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। आप इसको शॉर्ट में नोट कर ले। हम बोल रहे हैं आपको कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जाते हैं या पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, वह संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो यह जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट्स, तो यह अगला पॉइंट्स आपके सामने रहा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको बताया गया व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही है जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। चलिए इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ से आप लिख लेंगे, बोल रहे हैं हम कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको लिख लेंगे, यहाँ से आप लिख लेंगे और ये भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सामुदायिक संसाधन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। चलिए यहाँ से आप शॉर्ट में कैसे इसको याद रखें, तो आप लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय कहने का मतलब एक जाति समूह, जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार होता है या आधिपत्य में होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ से लिख लेंगे गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, या आप लिख लेंगे और यहाँ से आप लिख लेंगे यह जो नगरीय क्षेत्र में होते हैं, आप ये सभी एग्जाम्पल में लिख लेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए अगला हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है
जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ बताया कि अपने गांव में आसपास के क्षेत्र में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक डिब्बे में देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। आप ये पॉइंट्स को एकदम बीवीआई मानेंगे, मोस्ट बीवीआई। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि कितने किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। चलिए अगला हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होती है या नियंत्रण रखती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होती है या नियंत्रण रखती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इस डिब्बे वाले पॉइंट्स को कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, मोस्ट बीवीआई। ये भी कई बार पूछे जा चुका है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितना किलोमीटर के दूरी तक होता है, तो आप याद रखेंगे 200 किलोमीटर की दूरी तक। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स को आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इतना ही छोटा वीडियो रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके साथ प्रोवाइड कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।